एक छोटे भूमिया स्तर से उठकर बड़े शासक के स्तर तक पहुंचने वाली मराठा शक्ति ने दक्कनी राजनीति को एक नया आयाम दिया। इससे न केवल मुगल दक्कन संबंध प्रभावित हुए अपितु मुगलों की राजनीति भी प्रभावित हुई। गौरतलब है कि अंग्रेजी कंपनी के भारत में क्षेत्रीय विस्तार में भी मराठा शक्ति एक निर्णायक तत्व बनी रही। अन्य दक्षिणी राज्यों में सैनिक एवं असैनिक पदों पर कार्य करने वाले मराठों ने मराठा प्रशासन और सैन्य संगठन में भी प्रस्तुति की। 18वीं शताब्दी के मध्य तक वे लाहौर जा पहुँचे और उत्तर भारतीय साम्राज्य का स्वप्न देखने लगे। मुगल दरबार में उन्होंने किंग मेकर की भूमिका निभाई। पानीपत की तृतीय 1761 में मराठा अहमद शाह अब्दाली के हाथों परास्त हुए, जिसने हालांकि सब कुछ बदल कर रख दिया। फिर भी वे पुनः संगठित हुए, अपनी शक्ति पुनर्जित की और एक दशक के भीतर भारत में एक शक्ति के रूप में सामने आ गए। बाजीराव प्रथम 1720 से 40 सभी पेशवाओं में सबसे महान शासक था, जिसने तेजी से फैलती मराठा शक्ति को व्यवस्थित करने और कुछ हद तक सेनापति दाभोली के नेतृत्व में मराठाओं के क्षत्रिय वर्ग को संतुष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण मराठा सरदारों का संघ शुरू किया। मराठा राज परिवार जो मुख्य तौर पर उदित हुए बड़ौदा के गायकवाड़, नागपुर के भोंसले, इंदौर के होलकर, ग्वालियर के सिंधिया, पूना के पेशवा। बाजीराव प्रथम और माधवराव प्रथम के अंतर्गत राज्य संघ ने सौहार्दपूर्ण काम किया, लेकिन पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 में सब कुछ बदल दिया। पानीपत की हार और 1772 में युवा पेंशन माधवराव प्रथम ने राज्य संघ पर पेशवाओं के नियंत्रण को कमजोर कर दिया। यद्यपि किसी अवसर पर राज्य संघ के मुखिया एकत्रित होते थे, जैसा कि ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध, अन्यथा वे प्रायः आपस में लड़ते रहते थे। मराठा राजनीति में अंग्रेजों का प्रवेश 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के लगभग 50 वर्षों में अंग्रेजों और मराठों के बीच राजनीतिक सर्वोच्चता के लिए 3 बार मुठभेड़ हुई, जिसमें अंग्रेज अंतिम रूप से विजयी होकर उदित हुए। अंग्रेजों की अत्यधिक महत्वाकांक्षा और मराठाओं के विभाजित घराने इन युद्धों एवं संघर्षों के कारण थे। इस प्रकार उत्तरकालीन मुगल शासकों की कमजोर स्थिति का लाभ उठाकर मराठों ने अपनी शक्ति को सुदृढ़ कर दिल्ली पर पकड़ बनाने का प्रयत्न शुरू कर दिया। इधर अंग्रेज भी सर्वोच्च शक्ति के रूप में उभरना चाहते थे, जिससे दोनों शक्तियों में टकराव की स्थिति बनी, जिसमें दोनों के मध्य 3 युद्धों को जन्म दिया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82। अंग्रेजों को मराठों के मामले में हस्तक्षेप करने का अवसर तब मिला जब मराठा संघ के प्रमुख पेशवा पद के लिए मराठों में मतभेद हुआ। 1772 ईस्वी में माधवराव की मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र नारायण राव अपने चाचा रघुनाथ राव को पेशवा बनना चाहता था, के षड्यंत्र के शिकार बन गया। नारायण राव की मृत्यु के पश्चात रघुनाथ राव पेशवा बना, किंतु नाना फडणवीस के नेतृत्व में पेशवा पद के उसके अधिकार को चुनौती देते हुए नारायण राव के मरणोपरांत उसकी पत्नी गंगाबाई से उत्पन्न पुत्र को पेशवा के पद पर स्थापित कर दिया गया। सूरत की संधि। पेशवा पद प्राप्त करने में असफल सिद्ध होने पर रघुनाथ राव ने अंग्रेजों से सूरत की संधि 1775 में कर ली, ताकि वह अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बन जाए। संधि के अनुसार रघुनाथ राव ने सालसेट एवं बेसिंग का क्षेत्र सूरत एवं बहराइच जिलों से राजस्व हिस्से के साथ अंग्रेजों को सौंप दिया। बदले में अंग्रेजों ने रघुनाथ राव को 2500 सैनिक की टुकड़ी सौंपी। 1777 में नाना फडणवीस ने फ्रांसीसियों को पश्चिमी तट पर पतन की मंजूरी देकर कलकत्ता परिषद के साथ उसकी संधि का उल्लंघन किया। अंग्रेजों ने प्रतिक्रिया स्वरूप पुणे में सेना भेजी और मराठा और अंग्रेजी सेना का पुणे में आमना सामना हुआ। मराठाओं का नेतृत्व महादजी सिंधिया ने किया, जिसमें मराठाओं ने सैनिकों को भारी क्षति पहुंचाई और अंग्रेजों ने जनवरी 1779 में आत्मसमर्पण करके बड़गांव की संधि की, जिसमें बॉम्बे सरकार को
अंग्रेजों द्वारा 1775 में हासिल किए गए सभी क्षेत्रों को छोड़ने को बाध्य होना पड़ा। बंगाल में ब्रिटिश गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस संधि को रद्द कर दिया और कर्नल गोडार्ड के नेतृत्व में एक बड़ी सेना भेजी। गोडार्ड ने फरवरी 1779 में अहमदाबाद पर और दिसंबर 1780 में बेसिन पर कब्जा कर लिया। फरवरी 1781 में जनरल केम्पे के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने अंततः सिपरी में सिंधिया को पराजित कर दिया। सालबाई की संधि 1782। पराजय के पश्चात सिंधिया ने पेशवा और अंग्रेजों के मध्य एक नई संधि प्रस्तावित की जो युवा माधवराव को पेशवा के तौर पर मान्यता प्रदान करे और रघुनाथ राव को पेंशन की मंजूरी प्रदान करे। मई 1782 में हुई इस संधि को सालबाई की संधि के नाम से जाना जाता है, जिसकी जून 1782 में हेस्टिंग्स द्वारा और फरवरी 1783 में फडणवीस के द्वारा पुष्टि की गई। इस संधि ने सिंधिया को इसकी सभी क्षेत्र लौटा दिए और दोनों पक्षों के बीच 20 वर्षों तक शांति सुनिश्चित करने की बात कही। इस प्रकार युद्ध का अंत हो गया। संधि का महत्व। अंग्रेजों को इस संधि से हैदर अली को अलग थलग करने और साल्सेट को हासिल करने में सफलता मिली। इस संधि से युद्ध पूर्व की स्थिति स्थापित हो गई। यद्यपि कंपनी की प्रतिष्ठा बच गई, परंतु उसे भारी वित्तीय हानि उठानी पड़ी। इससे कंपनी की केवल मैसूर के मामले में पूर्ण स्वतंत्रता मिल गई। दूसरी ओर कंपनी को मराठों की शक्ति का भी पता चल गया और आगामी 20 वर्षों तक दोनों पक्षों में शांति कायम रही। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध प्राथमिक रूप से भारत में फ्रांसीसियों को रोकने के लॉर्ड वेलेस्ली के प्रयासों के कारण हुआ। भारत में 1798 में गवर्नर जनरल के रूप में आए वेलेस्ली को विश्वास था कि फ्रांसीसियों द्वारा प्रदत्त हानियों से तभी उबरा जा सकता है यदि समस्त भारत के सैनिक सहायता के लिए अंग्रेजों पर निर्भर बना दिया जाए। ऐसी सुरक्षा प्रदान करने के लिए उसने कुख्यात सहायक संधि तैयार की, लेकिन शुरू में मराठाओं ने इसे स्वीकार करने से मना कर दिया। हालांकि मराठा राजनीति के वरिष्ठ रणनीतिकार नाना फडणवीस की मार्च 1800 में मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के साथ वेलेस्ली के प्रस्ताव को स्वीकार करने का प्रतिरोध भी समाप्त हो गया। नाना के नियंत्रण से मुक्त हुए पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए मराठा सरदारों में झगड़े करवाए, परंतु यह स्वयं उसका शिकार बन गया। दौलत राव सिंधिया और जसवंत राव होलकर दोनों ही पूना में अपनी श्रेष्ठता स्थापित करना चाहते थे। इसमें सिंधिया सफल रहा और बाजीराव पर सिंधिया का प्रभुत्व स्थापित हो गया। अप्रैल 1801 में पेशवा ने जसवंत होलकर के भाई विठ्ठजी की हत्या कर दी। होलकर ने पूना पर आक्रमण कर पेशवा तथा सिंधिया की सेनाओं को पराजित कर पूना पर अधिकार कर लिया। बाजीराव द्वितीय ने भागकर बेसिन में शरण ली और 1802 ईस्वी में अंग्रेजों से एक संधि की, जिसे बेसिन की संधि के नाम से जाना जाता है, जिसके पश्चात तत्कालीन गवर्नर जनरल वेलेस्ली ने 1803 ईस्वी में होलकर के आधिपत्य से पूना को मुक्त कराया और पेशवा को पुनः उसका राज्य वापस सौंप दिया। 1804 ईस्वी में यशवंत राव होलकर ने भारतीय राजाओं की संयुक्त सेनाओं के साथ अंग्रेजों को युद्ध में परास्त करने का एक और प्रयास किया, किंतु यह प्रयास भी विफल रहा। दूसरे युद्ध में यद्यपि मराठा शक्ति समाप्त तो नहीं हुई, परंतु निर्बल अवश्य हो गई। बेसिन की संधि। इस संधि की निम्न शर्तें थी: अंग्रेजी संरक्षण स्वीकार कर भारतीय तथा अंग्रेज पैदल सैनिकों को पूना में रखना स्वीकार कर लिया। गुजरात, ताप्ती और नर्मदा के मध्य के प्रदेश, तुंगभद्रा नदी के सभी समीपवर्ती प्रदेश जिनकी आय 26 लाख रुपया थी, पेशवा ने कंपनी को दे दिए। कंपनी को सूरत नगर दे दिया। अन्य राज्यों से संबंध स्थापित करने के सारे अधिकार पेशवा ने कंपनी के अधीन कर दिए। निजाम से चोट प्राप्त करने के अपने अधिकार को छोड़ दिया तथा गायकवाड़ के विरुद्ध युद्ध न करने का वचन दिया। अंग्रेज विरोधी अन्य यूरोपीय लोगों को अपनी सेना से निवृत्त करना पड़ा किया। निजाम तथा गायकवाड़ शासकों के साथ झगड़े में कंपनी की मध्यस्थता स्वीकार कर ली। बेसिन की संधि का महत्व है। निसंदेह पेशवा द्वारा स्वीकार की गई इस संधि
से जिन्होंने अपनी राजनीतिक सत्ता छीन कर ली थी। अंग्रेजों को होने वाले लाभ अत्यधिक थे। अब वे पूना में सर्वोच्चता की स्थिति में थे। पेशवा मराठा परिसंघ का मुखिया अंग्रेजों पर निर्भर हो गया और अन्य मराठा सरदारों ने भी इस पद की गरिमा का हास किया। यह सब अंग्रेजों ने इस संधि के माध्यम से बिना किसी बड़े एवं लंबे युद्ध के हासिल किया। कंपनी की एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कि वह प्रत्येक उस मामले में मध्यस्थ बन गई जिसमें भविष्य में पेशवा के संलग्न होने की संभावना थी। इसके लिए वेलेस्ली का उद्देश्य पूर्ण हो गया। वह मराठाओं ने निजाम को परेशान करना बंद कर दिया जो कंपनी के संरक्षण में था। यह सच है कि बेसिन की संधि ने कंपनी को भारत थाली में सजा कर नहीं दिया, तथापि इस दिशा में यह महत्वपूर्ण घटनाक्रम था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 19। आंग्ल मराठा टकराव का तृतीय एवं अंतिम चरण लॉर्ड हेस्टिंग्स के आने पर आरंभ हुआ। 1805 ईस्वी के पश्चात जो शांति के वर्ष मराठों को मिले थे उनका प्रयोग उन्होंने अपने आप को सुदृढ़ बनाने के लिए न कर आपसी कलह में खो गए। हेस्टिंग्स के पिंडारियों के विरुद्ध अभियान से मराठों के प्रभुत्व को चुनौती मिली, अतएव दोनों दल आमने सामने आ गए। इस अभियान के दौरान हेस्टिंग्स ने पेशवा सिंधिया तथा भोंसले को अपमानजनक संधियां करने पर बाध्य किया। विवश होकर मराठों ने अंग्रेजों से मुक्ति के लिए अंतिम प्रयत्न किया। दौलत राव सिंधिया नागपुर के अप्पा साहिब तथा महार राव होलकर द्वितीय ने युद्ध की घोषणा कर दी, किंतु अंग्रेजों ने पेशवा को किरकी, भोंसले को सीताबर्डी तथा होलकर को महिदपुर नामक स्थान पर परास्त किया, जिसके साथ ही अंग्रेजों की शक्ति नष्ट करने के मराठों के सपने चूर चूर हो गए। मराठों के तृतीय और अंतिम युद्ध से मराठा शक्ति मृतप्रिय हो गई। मराठा द्वितीय का पूना का प्रदेश कंपनी ने विलय कर लिया और अन्य मराठा राज्यों सिंधिया, होलकर, भोंसले और गायकवाड़ की राजनीतिक और सैनिक शक्ति में कटौती करके उन्हें अंग्रेजों के निरीक्षण में शासन करने का अधिकार मिला। इस प्रकार मराठा शक्ति को नष्ट करके अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र का विस्तार किया। वस्तुतः 19वीं शताब्दी के आरंभ में वे सभी भारतीय शक्तियां जो मुगल साम्राज्य के अवशेषों पर खड़ी हुई थी और अपनी सत्ता और शक्ति स्थापित करने के प्रयास में लगी थी, अंग्रेजों द्वारा पराजित हुई और अंग्रेज भारत की सर्वश्रेष्ठ शक्ति के रूप में उभरे। मराठा शक्ति के पराजय के कारण छत्रपति शिवाजी ने जिस मराठा शक्ति की स्थापना की थी और बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव आदि पेशवाओं ने जिस चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया था, वह मराठा शक्ति 2 शताब्दियों तक भी कायम नहीं रह सकी। पेशवाओं ने जब मराठा शक्ति को चरमोत्कर्ष तक पहुंचाया था, उस समय मुगल पतन की ओर अग्रसर थे और भारत की कोई भी अन्य शक्ति मराठों के इर्द गिर्द भी नजर नहीं आ रही थी। अचानक अंग्रेजों ने भारत में विस्तारवादी नीति अपनाई और उसकी इसी नीति का शिकार मराठा शक्ति भी बनी। मराठों का अपकर्ष अनेक कारणों से हुआ। कुछ कारण आंतरिक थे तो कुछ बाह्य। परस्पर विश्वास का अभाव एवं महत्वाकांक्षा। मराठा राज्य भारतीय राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली था, परंतु कालांतर में उसमें पारस्परिक अविश्वास तथा व्यक्तित्व महत्वाकांक्षा की भावना पर घर कर गई। इसके कारण उनका कई राज्यों में विभाजन हो गया। इस प्रकार मराठा साम्राज्य कई स्वतंत्र राज्यों का एक संघ बन गया। संघ की जितनी भी इकाइयां थी उन सभी के क्षेत्र और अधिकार अलग अलग थे। मराठों के सरदार पेशवा, होलकर, सिंधिया, भोंसले आदि बहुधा आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। उनमें एकता का सर्वथा अभाव था। फलतः मराठा संघ अत्यंत शिथिल और कमजोर हो गया था। दोषपूर्ण आर्थिक संगठन। मराठा साम्राज्य के आर्थिक संगठन के दोषपूर्ण होने के कारण भी मराठों का पतन अवश्यंभावी था। किसी ठोस अर्थनीति के अभाव में आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाना कठिन होता है और अर्थ के अभाव में किसी भी राष्ट्र का राजनीतिक उत्थान और विकास संभव नहीं है। मराठों की सबसे बड़ी त्रासदी यह थी कि महाराष्ट्र की बंजर भूमि कृषि के लिए उपयुक्त नहीं थी और न ही वहां व्यापार चल सकता था, जिससे मराठों को चौथ पर निर्भर रहना पड़ता था। यही कारण है कि पड़ोसी राज्य उनसे सदा
अप्रसन्न रहते थे और संकट के समय मराठों की सहायता करने से मुकरते थे। विकेंद्रीकरण। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठों में जागीर की प्रथा फिर से आरंभ कर दी गई थी, जिसे प्राप्त करने के लिए मराठा सरदार निरंतर संघर्ष करते रहते थे। दुर्भाग्यवश 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अहिल्याबाई, तुकोजी, माधवजी, नाना फडणवीस जैसे योग्य मराठा नेताओं की मृत्यु के पश्चात उनकी जगह पेशवा द्वितीय बाजीराव, दौलतराव सिंधिया, यशवंतराव होलकर आदि स्वार्थी तथा अदूरदर्शी तत्वों ने ली। इन सबके मध्य पारस्परिक कलह तथा आपसी प्रतिस्पर्धा के कारण मराठा साम्राज्य में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति सक्रिय हो गई थी। आर्थिक विषमता। मराठों की सबसे बड़ी कमजोरी थी कि वे कभी आर्थिक विकास की ओर ध्यान केंद्रित नहीं करते थे, बल्कि आर्थिक संकट उत्पन्न होने पर लूटपाट किया करते थे। ऐसी सरकार न तो जनता से सहानुभूति प्राप्त कर सकती थी और न ही सहयोग। ऐसी व्यवस्था में मराठों का पतन अनिवार्य था। मराठों का आर्थिक प्रबंधन भी सुव्यवस्थित नहीं था। वे न तो आर्थिक ढांचे को सुदृढ़ बना पाए थे और न ही शांति और व्यवस्था बनाए रखने में सफल हुए थे। उन्होंने प्रजा को शिक्षित करने का कोई प्रयत्न नहीं किया। प्रजा की सुख सुविधाओं का उन्हें कभी ख्याल ही नहीं रहा। दोषपूर्ण सैन्य व्यवस्था। मराठों का सैन्य संगठन भी दोषपूर्ण था। एक तो उन्होंने अपनी प्राचीन सैनिक प्रणाली तथा छापामार रणनीति को त्याग दिया। दूसरी ओर यूरोपीय आधार पर वैज्ञानिक संगठन बनाने में भी वे पूर्णतः असमर्थ थे। यद्यपि कई मराठा सरदारों ने यूरोपीय रणनीति में पारंगत कई यूरोपीय विशेषकर फ्रांसीसी अफसरों को अपने यहाँ नियुक्त कर पाश्चात्य युद्ध प्रणाली में स्वयं को दक्ष कर लिया था, तथापि उनका यह संगठन अंग्रेजों की अपेक्षा सदैव निम्न कोटि का बना रहा। उग्र राष्ट्रीयता का अभाव। मराठों में आपसी वैमनस्य, कलह और ईर्ष्या द्वेष के कारण एकता का सर्वथा अभाव था, जिससे उनमें उग्र राष्ट्रीयता का अभाव व्याप्त हो गया। दूसरी ओर अंग्रेजों में एकता थी, उच्च कोटि की सैनिक शक्ति तथा उग्र राष्ट्रीयता की भावना थी। आत्मनिर्भरता का अभाव। मराठा सरदार साधारणतया अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे राष्ट्रों पर निर्भर रहते थे। इसी आत्मनिर्भरता की कमी के कारण मुट्ठी भर अंग्रेजों के साथ मराठों को पराजित होना पड़ता था। वे मुख्यतः फ्रांसीसियों पर सर्वाधिक विश्वास करते थे, परंतु कभी भी मौके पर फ्रांसीसियों ने उन्हें पर्याप्त सहायता नहीं प्रदान की। सुदृढ़ शासन व्यवस्था का अभाव। मराठा साम्राज्य में सुदृढ़ सुव्यवस्थित शासन का अभाव भी इनके पतन का एक मुख्य कारण था। मराठों ने अपने विजित क्षेत्रों के प्रशासन पर कभी ध्यान नहीं दिया। जनसाधारण की खुशी, सुरक्षा, प्रगति के लिए भी कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया। इसके विपरीत अपनी आय का प्रमुख साधन लूट मार चौथ देशमुखी को बना रखा था। अवसर पाते ही वे अपने पड़ोसियों और अन्य सरदारों के राज्यों में लूट मार करते रहते थे। इस प्रकार वे न तो विजित प्रदेशों में शांति स्थापित कर पाते थे और न ही जनता की सहानुभूति प्राप्त कर पाते थे। योग्य नेतृत्व का अभाव। किसी भी साम्राज्य की शक्ति को विस्तार करने और स्थायित्व लाने के लिए योग्य नेतृत्व का होना नितांत आवश्यक है। दुर्भाग्यवश 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में महादजी सिंधिया, अहिल्याबाई, पेशवा माधवराव, तुकोजी, होलकर जैसे योग्य मराठा नेताओं की मृत्यु हो गई। उनके बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय, दौलतराव सिंधिया और यशवंतराव होलकर जैसे अदूरदर्शी, अयोग्य और स्वार्थी नेता मराठों के सरदार बने। ये हमेशा एक दूसरे के साथ लड़कर अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते रहे। इन्होंने कभी संगठित होकर अंग्रेजों से टक्कर नहीं ली। इस प्रकार एक और मराठों के ऐसे अयोग्य नेता थे, तो दूसरी ओर अंग्रेजों को माल्कम आर्थर, वेलेस्ली, जनरल लेक, लॉर्ड हेस्टिंग्स जैसे योग्य व्यक्तियों का नेतृत्व प्राप्त था, जिसके सामने स्वार्थी मराठा सरदारों का टिक पाना असंभव था। अंग्रेज शक्ति की श्रेष्ठता तथा सुसंगठित गुप्तचर व्यवस्था। अंग्रेज मराठों से कूटनीतिक, सैन्य शक्ति और राजनीतिक चालों में श्रेष्ठ थे। अंग्रेज मराठों से कूटनीति की दृष्टि से बहुत आगे थे। कंपनी के गुप्तचर मराठा सैनिक शक्ति मराठों से कूटनीति की दृष्टि से बहुत आगे थे। कंपनी की गुप्तचर मराठा सैनिक शक्ति मराठों के घरेलू कलह, आपसी संबंधों की जानकारी अधिकारियों तक पहुंचा देते थे।
जिसके विपरीत मराठे अंग्रेजों की गतिविधियों से पूर्णतः अनभिज्ञ रहते थे। ऐसी स्थिति में मराठों की प्रजाएं लगभग निश्चित थी असहयोग। मराठा पेशवाओं ने साम्राज्य विस्तार के क्रम में अनेक दोषपूर्ण नीतियां अपनाई, जिसके कारण उन्हें अन्य भारतीय राजाओं तथा जनता का सक्रिय सहयोग प्राप्त नहीं हो सका। अपनी आर्थिक समृद्धि के लिए मराठा सरदार शासकों की आज्ञा एवं पड़ोसी राज्यों में लूट और कोहराम मचा देते थे। अपने अभियान के समय वे इस बात का तनिक भी ख्याल नहीं रखते थे कि ये हमारे पड़ोसी हैं और विषम परिस्थितियों में हमें सक्रिय सहयोग दे सकते हैं। मराठों ने हिंदुओं और मुसलमानों को समान रूप से दुख पहुंचाया, इसलिए जब जब उन पर संकट आया तब तब किसी भी पड़ोसी ने उन्हें सहयोग नहीं दिया। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि जब नादिर शाह ने आक्रमणों से बचने के लिए बाजीराव प्रथम ने एक संयुक्त मोर्चा गठित करने की कोशिश की तो उसे सफलता नहीं मिली। फिर अहमद शाह अब्दाली ने जब मराठों का विनाश करना शुरू किया तो कोई भी शक्ति उनके बचाव के लिए आगे नहीं आई। मराठों ने मैसूर के शासक तथा हैदराबाद के निजाम को अपना शत्रु समझा। यदि इन दोनों राज्यों को अपना मित्र बनाकर मराठा मराठा अंग्रेजों से मुकाबला करते तो वे अपनी शक्ति को ज़्यादा सुदृढ़ कर पाते और मराठा साम्राज्य का पतन नहीं हो पाता। राजपूत राज्यों के साथ मराठा शासक हमेशा कठोर व्यवहार करते थे और उनकी जनता को हमेशा लूटते खसोटते थे, इसलिए राजपूतों ने उनके प्रति सहानुभूति नहीं दिखाई। उच्चादर्श का अभाव। मराठे राष्ट्रीय भावना से तो प्रेरित थे, पर उनमें उच्च विचारों, बंधुत्व, सहयोग, उच्च आदर्शों का सर्वथा अभाव था। उन्होंने कभी भी संपूर्ण भारतीयों को बंधुत्व की भावना से नहीं देखा। हिंदू हो या मुसलमान, सभी को दबाने की प्रवृत्ति मराठों की एक बड़ी कमजोरी थी। मराठों ने साम्राज्यवाद की ऐसी नीति अपना ली थी जिसके केवल विस्तार ही दिखता था। इसमें साम्राज्य के लिए व्यवस्थित आर्थिक एवं प्रशासनिक तंत्र सर्वथा अभाव था। मराठा शासकों ने न तो खुद को अपना आदर्श निर्धारित किया, न ही अपनी जनता के समक्ष आदर्श रखे। मराठा शासकों और सरदारों को लूट खसोट से कभी फुर्सत नहीं मिलती थी, इसलिए उनके सामने कोई आदर्श नहीं होता था। मराठा साम्राज्य उसी पतनशील समाज का प्रतिनिधित्व करता था जिसका मुगल साम्राज्य। मुगलों की भांति ही मराठे भी राजस्व वसूली तक सीमित रहे और नवीन अर्थव्यवस्था के निर्माण पर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। सेनानायकों का पारस्परिक मतभेद और एक दूसरे की संपत्तियों की अवहेलना, उनकी अलग योजनाएं, अपनी दोषपूर्ण नीतियों से सहयोग की संख्या में कमी लाना, परवर्ती युद्ध एवं सैन्य नीति ने मराठों के पतन की अहम भूमिका निभाई। सिंध विजय। 19वीं शताब्दी की पूर्वार्ध में अंग्रेजों ने सिंध में रुचि लेना शुरू कर दिया, जहां उन्हें 1630 ईस्वी में मुगल शासक द्वारा जारी फरमान के अंतर्गत कुछ व्यापारिक सुविधाओं संबंधी प्राधिकार प्रदान थे। फरमान में ने अंग्रेजों को सिंध के पत्तनों में ऐसे विशेषाधिकार प्रदान किए जिन्हें वे कहीं और भी प्रयोग कर सकते थे। तालपुरों अमीरों का उदय। 18वीं शताब्दी में तालपुर के अमीरों के शासन से पूर्व सिंधु पर काल्लोरा के सरदारों का शासन था। 1758 में कल्लोरा के राजकुमार गुलाम शाह द्वारा प्रदत्त परवाना के कारण थट्टा में एक अंग्रेज फैक्ट्री का निर्माण किया गया। 1761 में गुलाम शाह ने अपने दरबार में अंग्रेज रेजिडेंट के आने पर न केवल पूर्व की संधि की पुष्टि की अपितु वहां पर व्यापार कर रहे अन्य यूरोपियों को बाहर कर दिया। इसका लाभ अंग्रेजों द्वारा 1773 में उठाया और जब सरफराज खान ने अंग्रेजों को फैक्ट्री बंद करने को कहा, 1770 के दशक में बलूच जनजाति, जिसे तालपुर कहा गया, पहाड़ों पर से उतरकर सिंध के मैदानी क्षेत्र में बस गई। वे उत्कृष्ट सिपाही होने के साथ साथ प्रतिकूल जीवन दशाओं से भी अभ्यस्त थे। उन्होंने जल्द ही नवीन क्षेत्र में प्रभाव और शक्ति हासिल कर ली। 1783 में तालपुर जनजाति ने मीर फतेह अली खान के नेतृत्व में सिंध का पूर्ण अधिकार जमा लिया और काल्लोरा राजकुमार को देश निकाला दे दिया। तत्कालीन दुर्रानी राजतंत्र ने मीर फतेह खान के अधिकार की पुष्टि की और आदेश दिया कि मीर फतेह खान अपने भाइयों मीर बंधु, जिन्हें लोकप्रिय रूप से 4 यार के नाम से जाना जाता है, के साथ देश को चलाए।
जब 1800 ईस्वी में मीर फतेह की मृत्यु हुई, चार ने आपस में राज्य को बांट लिया और स्वयं को अमीर या सिंध के लॉर्ड कहा। इन अमीरों ने अपने प्रभुत्वाधीन क्षेत्र को सभी दिशाओं में बढ़ाया। उन्होंने अमरकोट के राजा से जोधपुर, लूज के मुखिया से कराची और अफगानों से शेखपुर और बक्कर को विजित किया। सिंध पर क्रमिक प्रभुत्व। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में एक साझा विचार था कि नेपोलियन टीपू सुल्तान के साथ मिलकर भारत पर आक्रमण करने का षड्यंत्र कर रहा है। 1799 में सिंध के साथ वाणिज्यिक संबंधों को सुधारने के लॉर्ड वेलेस्ली के प्रयासों के पीछे का छुपा हुआ उद्देश्य फ्रांसीसियों, टिप्पू सुल्तान एवं काबुल के राजा शाह जामन के बीच संधि का सामना करना था। फतेह अली खान के साथ बातचीत को जारी रखा गया। टीपू सुल्तान के प्रभावाधीन और स्थानीय व्यापारियों की ईर्ष्या के कारण हैदराबाद की ब्रिटिश विरोधी दल की मदद से अमीर ने अक्टूबर 1800 में अंग्रेज रेजिडेंट को 10 दिनों के भीतर सिंध छोड़ने का आदेश दिया। ब्रिटिश एजेंट ने सिंध छोड़ दिया और कंपनी ने चुपचाप अपमान को सहन कर लिया। शाश्वत मित्रता की संधि। जून 1807 में रूस के अलेक्जेंडर प्रथम के साथ तिलसित की संधि में नेपोलियन बोनापार्ट शामिल हुए। इस संधि की एक शर्त थी कि सड़क या भूमार्ग से भारत में संयुक्त हमला करना। अब अंग्रेज ब्रिटिश भारत और रूस के बीच बाधा उत्पन्न करना चाहते थे। इसके लिए लॉर्ड मिंटो ने विभिन्न प्रमुख व्यक्तियों के नेतृत्व में संधि को आगे बढ़ाने के लिए 3 प्रतिनिधिमंडलों को भेजा। इसके अनुरूप मेटकोफ को लाहौर, एल्फिंस्टन को काबुल और मेलकोफ को तेहरान भेजा गया। निकोलसन स्मिथ ने सिंध का दौरा किया, जो सुरक्षा और सामरिक प्रबंधन करने के लिए अमीरों से मिला। बातचीत के पश्चात अमीर अंग्रेजों के साथ संधि करने को सहमत हुए। शाश्वत मित्रता की संधि करने के पश्चात दोनों पक्ष सिंध से फ्रांसीसियों को बाहर करने और एक दूसरे के दरबार में एजेंट भेजने पर सहमत हुए। 1818 में मराठा राज्य संघ की अंतिम हार के पश्चात कराची की तरफ से कुछ सीमा विवादों का समाधान करने और अमरीकियों को बाहर करने के लिए वर्ष 1820 में संधि में एक अनुच्छेद जोड़कर इसे नवीनीकृत किया गया। 1832 की संधि। 1832 में विलियम बेंटिक ने अमीरों के साथ एक संधि हस्ताक्षरित करने के लिए कर्नल पोटिंगर को सिंध भेजा। संधि के प्रावधान इस प्रकार थे: अंग्रेज व्यापारियों एवं यात्रियों को सिंध से गुजरने की निःशुल्क अनुमति होगी और व्यापार के लिए सिंध का प्रयोग किया जाएगा। कोई भी अंग्रेज व्यापारी सिंध में नहीं बसेगा। यात्रियों के लिए पासपोर्ट जरूरी होगा। प्रशुल्क दरें अमीरों द्वारा परिवर्तित की जा सकेंगी और किसी प्रकार के सैन्य अधिभारों या टोल की मांग नहीं की जाएगी। कच्छ के लुटेरों को नियंत्रित करने के लिए अमीर जोधपुर के राजा के साथ मिलकर कार्य करेंगे। पुरानी संधियों की पुष्टि की गई और सभी पक्ष एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करेंगे। लॉर्ड ऑकलैंड और सिंध। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 में गवर्नर जनरल बना, ने भारत को रूस के आक्रमण से बचाने और अफगान पर प्रतिक्रियाबद्ध प्रभाव हासिल करने के परिप्रेक्ष्य से सिंध की ओर देखा। इस संदर्भ में पंजाब में रणजीत सिंह इस पर दबाव या बल का प्रतिकार करने में पर्याप्त रूप से शक्तिशाली थे, लेकिन अमीर ऐसा कर पाने की स्थिति में नहीं थे। संधि ने अमीरों को इस शर्त पर सुरक्षा प्रदान की कि कंपनी की सेना राजधानी में अमीरों के खर्चे पर रखी जाएगी या वैकल्पिक रूप से अंग्रेजों को बदलने में उचित रियायत दी जाएगी। अमीरों ने प्रारंभिक तौर पर मना कर दिया, लेकिन बाद में 1838 में अनिच्छुक रूप से संधि करने को सहमत हुए, जब उन्हें इस बात का संकेत दिया गया कि दूसरी ओर से रणजीत सिंह इस प्रकार की मदद ले सकते हैं। संधि ने अंग्रेजों को अमीर एवं सिखों के बीच विवादों में हस्तक्षेप करने की अनुमति प्रदान की और ब्रिटिश रेजिडेंट की उपस्थिति को भी सुनिश्चित किया, जो अंग्रेज सैन्य टुकड़ी से सुसज्जित कहीं भी जा सकता था। इस प्रकार सिंध 1838 में ब्रिटिश संरक्षित क्षेत्र बन गया। 1838 की त्रिपक्षीय संधि। अफगान समस्या।
को संबोधित करने के लिए कंपनी ने फिर से छल कपट का सहारा लिया। प्रथमतः उन्होंने जून 1838 में राजा रणजीत सिंह को त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मनाया कि ये अपने व अमीरों के मध्य विवादों में अंग्रेजों को मध्यस्थता करने पर सहमत हों, और तब शाह शुजा को सिंध पर अपने प्रभुसत्तात्मक अधिकारों को छोड़ने के लिए राजी किया। सिंधु ने सहायक संधि स्वीकार की। कंपनी ने अमीरों को उन्हें धन देने के लिए मनाया या बाध्य किया, और 1832 की संधि के उस अनुच्छेद के उन्मूलन के लिए भी सहमत किया जो स्थल मार्ग या जल मार्ग द्वारा सिंध में अंग्रेज सैनिकों के आवागमन का निषेध करता था। B.L. ग्रोवर लिखते हैं कि महाशक्तियों के भय से अमीरी ने फरवरी 1839 को संधि स्वीकार की, जिसके अंतर्गत ब्रिटिश सहायक बल को शिकारपुर और बक्कर में जगह दी गई और सिंध के अमीरों द्वारा कंपनी की सेना के प्रबंधन हेतु वार्षिक तौर पर 3 लाख रुपए अदा किए जाते थे। इसके अतिरिक्त अमीरों को कंपनी के संज्ञान में लाए बिना विदेशी राज्यों के साथ किसी प्रकार के समझौते करने से प्रतिबंधित कर दिया गया। अंग्रेजों को कंपनी के सैनिक आपूर्ति हेतु अमीरों द्वारा कराची में भंडारण कक्ष प्रदान किया गया। सिंध का आत्मसमर्पण प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, जिसे सिंध की भूमि पर लड़ा गया, को सिंध के अमीरों ने कभी भी पसंद नहीं किया। न ही वे उनके क्षेत्रों में अंग्रेजी सेनाओं की मौजूदगी को पसंद करते थे। हालांकि संधि के अंतर्गत उन्हें अंग्रेजों के प्रत्येक कार्य के लिए भुगतान करने को कहा गया, उन्हें उनकी सेनाओं के लिए न तो पुरस्कृत किया गया और न ही प्रशंसा की गई, जिसने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध उनमें द्वेष एवं अलगाव की भावना का संचार किया। अमीर अंग्रेजों और एलनबर्ग के विरुद्ध षड्यंत्रकारी और धोखेबाजी की गतिविधियों में लिप्त हो गए। नवीन संधि करने के लिए आउट्रम को सिंध भेजा गया। इस संधि के अंतर्गत अमीरों को अतीत में संधि का उल्लंघन करने की एवज में अपने महत्वपूर्ण प्रांतों को अंग्रेजों को सौंपने, सिंधु नदी में चलने वाले कंपनी के स्टीमर्स को ईंधन आपूर्ति करने और सिक्के छापने बंद करने की शर्तें आरोपित की गई। इससे आगे उत्तराधिकार के विवाद में सिक्कों ने नेपियर के द्वारा इसमें हस्तक्षेप किया, और जब अमीरों ने विद्रोह कर दिया तो उनके विरुद्ध युद्ध शुरू कर दिया। पूरे सिंध ने थोड़े समय में ही आत्मसमर्पण कर दिया और अमीरों को बंदी बना लिया गया और सिंध से निर्वासित कर दिया गया। 1843 में गवर्नर जनरल एलनबर्ग के अधीन सिंध को ब्रिटिश राज्य शासन में लिया गया और चार्ल्स नेपियर को इसका प्रथम गवर्नर नियुक्त किया गया। सिंध विजय की आलोचना। सामान्यतः इतिहासकार अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय की कड़ी शब्दों में आलोचना करते हैं। सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने की स्थितियों एवं कारणों को जानबूझकर तैयार किया गया। भारत में अंग्रेजों की विजय के प्रकरणों की भांति अफगान युद्ध भी बाहुबल और धमकी भरी चालों और धोखों की कहानी है। हालांकि प्रथम अफगान युद्ध के उदाहरण के तौर पर अंग्रेज निरंतर सम्मान की हानि समेत अफगानों से बुरी तरह भयभीत एवं पीड़ित थे। इसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए उन्होंने सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। पंजाब विलय। सिखों के अधीन पंजाब का एकीकरण। गुरु गोबिंद सिंह की हत्या के बाद फैजुल्लापुर के कपूर सिंह ने खालसा दल की नींव डाली। खालसा दल तथा अन्य सिख सरदारों के एकीकृत हो जाने के कारण पंजाब में सिखों की स्थिति मजबूत हुई। पंजाब विलय। सिखों के अधीन पंजाब का एकीकरण। गुरु गोबिंद सिंह की हत्या के बाद फैजुल्लापुर के कपूर सिंह ने खालसा दल की नींव डाली। खालसा दल तथा अन्य सिख सरदारों के एकीकृत हो जाने के कारण पंजाब में सिखों की स्थिति मजबूत हुई और उनके प्रयासों से मुगल शासन समाप्त प्राय हो गया।
इसके बाद सिखों ने 1773 ईस्वी के अंत तक पंजाब के समस्त मैदानी भाग एवं पूर्व में सहारनपुर से पश्चिम में अटक और उत्तर में पहाड़ी भाग से लेकर दक्षिण में मुल्तान तक अपना साम्राज्य विस्तार किया। इस प्रकार सिखों को एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना में सफलता मिली, परंतु उसमें शासकीय इकाई का अभाव था। वे 12 मिसलों में बटे हुए थे। शुकर चकिया मिसल और रणजीत सिंह। शुकर चकिया मिसल के प्रमुख रणजीत सिंह ने अपनी योग्यता और बुद्धिमत्ता के संपूर्ण सिख मिसलों को मिलाकर एक संगठित सिख शक्ति का निर्माण किया। रणजीत सिंह के समय 12 सिख मिसलें थी: अहलूवालिया, भांगी, डलवालिया, फेजुल्लापुरिया, कन्हैया, करोड़ा, सिंहिया, नकाई, निहांग, निशानवाला, फुल्किया, रामगढ़िया, शुकर चकिया। रणजीत सिंह शुकर चकिया मिसल के थे। रणजीत सिंह ने न केवल स्थानीय क्षेत्रों को जीतने की चेष्टा की, अपितु डोंगरों, नेपालियों और अफगानों के साथ भी संबंध स्थापित किए। 1799 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने रणजीत सिंह को लाहौर के प्रांतीय शासक का पद दिया। 1805 ईस्वी में तक रणजीत सिंह ने अमृतसर एवं जम्मू पर भी अधिकार कर लिया। इस प्रकार अब पंजाब की राजनीतिक राजधानी लाहौर और धार्मिक राजधानी अमृतसर दोनों पर रणजीत सिंह का अधिकार हो गया। रणजीत सिंह और अंग्रेज उधर नेपोलियन की बढ़ती शक्ति और फ्रांस तथा रूस की मित्रता के कारण अंग्रेज उत्तर पश्चिमी सीमा को असुरक्षित पा रहे थे, अस्तु उन्होंने 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि कर ली, जिसका सर्वप्रमुख बंद था कि सतलज नदी दोनों राज्यों के बीच की सीमा मान ली गई। 1823 ईस्वी तक रणजीत सिंह और अंग्रेज दोनों अलग अलग क्षेत्रों में राज्य विस्तार करते रहे। अब तक रणजीत सिंह ने कांगड़ा 1811 में, अटक 1813 में, मुल्तान 1811 में, कश्मीर 1819 में, पेशावर 1823 पर अधिकार कर लिया था। रणजीत सिंह सिंध पर भी अधिकार करना चाहता था, पर अंग्रेजों ने कूटनीति से उसे रोके रखा। रणजीत सिंह को 1814 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक ने कोहिनूर हीरा भेंट किया था। रणजीत सिंह को 1814 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक ने कोहिनूर हीरा भेंट किया था। रणजीत सिंह की सैनिक शक्ति किसी भी अन्य समकालीन भारतीय शक्ति से अधिक थी, पर वह अंग्रेजों की क्षमता से भी परिचित था, इसलिए उसने कभी भी अंग्रेजों से युद्ध की स्थिति नहीं पैदा की और अंग्रेजों ने भी उसके जीवित रहते पंजाब पर आक्रमण नहीं किया। किंतु दुर्भाग्यवश 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। उसका कोई सुयोग्य उत्तराधिकारी न बन सका। उनके उत्तराधिकारी के रूप में कोई दुर्बल और अदूरदर्शी शासक हुए। कुचक्री राजनीतिज्ञों तथा महत्वाकांक्षी सेनापतियों के षड्यंत्रों के फलस्वरूप 1845 से 49 के 4 वर्षों के अल्प समयांतराल में सिखों को 2 युद्धों का सामना करना पड़ा, जिससे उनका स्वतंत्र राज्य अस्तित्व हो गया। रणजीत सिंह के पश्चात पंजाब राज दरबार में गुटबंदी की शुरुआत। रणजीत सिंह का एकमात्र वेदपुत्र एवं उत्तराधिकारी खड़ग सिंह अल्पबुद्धि था और उसके छोटे से शासनकाल के दौरान राज दरबार में गुटबंदी तीव्र हो गई। 1839 में खड़ग सिंह की अकस्मात मृत्यु, उसके पुत्र राजकुमार नवनिहाल सिंह की दुर्घटनावश मृत्यु जब वह अपने पिता की अंत्येष्टि से लौट रहा था, ने पंजाब में अराजकता की स्थिति को जन्म दिया। लाहौर के राज सिंहासन के हासिल करने के लिए विभिन्न संगठनों एवं समूहों ने योजनाएं एवं प्रति योजनाएं बनाई तथा अंग्रेजों को निर्णायक चाल चलने के अवसर प्रदान किया। सेना जो सिख राज्य का स्तंभ थी, बेहद कमजोर हो गई थी। रणजीत सिंह के योग्य सेनापतियों मोहकम चंद, दीवान चंद, हरि सिंह नालवा और राम दयाल की सब पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। समय पर वेतन न मिलने के कारण सेना में पहले ही असंतोष बढ़ता जा रहा था। अयोग्य अधिकारियों की नियुक्ति ने अनुशासनहीनता को बढ़ावा दिया। लाहौर सरकार अंग्रेजी कंपनी के साथ मित्रता की नीति को जारी रखे हुए थी, ने ब्रिटिश सेना को अपने क्षेत्र से गुजरने की अनुमति दी। एक बार जब वे अफगानिस्तान से भाग रहे थे और दूसरी बार जब वे अपनी हार का बदला लेने के लिए फिर से अफगानिस्तान की ओर कूच कर रहे थे। इन युद्ध संबंधी अंग्रेजी सेना ने कूचों के परिणाम स्वरूप पंजाब में हो हल्ला एवं आर्थिक अस्थिरता उत्पन्न हुई। रानी जिंदन एवं दलीप सिंह
नवनिहाल सिंह की मृत्यु के पश्चात शेर सिंह, जो रणजीत सिंह का दूसरा बेटा था, को राजगद्दी सौंपी गई, लेकिन 1843 में उसकी हत्या कर दी गई। उसके तुरंत बाद दलीप सिंह, जो रणजीत सिंह का अवयस्क पुत्र था, को महाराजा घोषित किया गया तथा रानी जिंद को प्रशासन व्यवस्थापक और हीरा सिंह डोगरा को वजीर नियुक्त किया गया। हीरा सिंह दरबारी षड्यंत्र का शिकार हो गया और 1844 ईस्वी में हत्या कर दी गई। रानी जिंद के भाई जवाहर सिंह को नया वजीर नियुक्त किया गया, लेकिन जल्द ही उसने सेना की नाराजगी मोल ले ली और उसे अपदस्थ कर दिया तथा 1845 में उसकी मृत्यु हो गई। लाल सिंह रानी जिंदा का एक प्रेमी सेना को अपने पक्ष में करने में सफल हुआ और उसी वर्ष वजीर बन गया और तेजा सिंह को सेना का सेनापति नियुक्त किया गया। एक प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 में सिंध पर अधिकार कर लेने के बाद और रणजीत सिंह का भय समाप्त हो जाने के बाद अंग्रेज पंजाब पर अधिकार करने की ताकत में थे। दिसंबर 1845 में पंजाब की सेना ने इसका बहाना भी उन्हें दिया। पंजाब की सेना ने अपने अल्पवयस्क राजा दलीप सिंह और उसकी संरक्षिका जिंदन कौर से बलात् राजाज्ञा लेकर सतलज, और जो कि सिख व कंपनी राज्य की सीमा मान ली गई थी, रणजीत सिंह के समय में के पार आक्रमण कर दिया। मुदकी, फिरोज शाह, आलीवाल, सुवारहान की 4 लड़ाइयों में सिख सेना बुरी तरह पराजित हुई और सिखों को लाहौर की संधि के लिए विवश होना पड़ा। अंग्रेजों ने लाहौर, जम्मू कश्मीर और आदि क्षेत्रों पर तो अधिकार कर ही लिया, सिखों की सेना में भारी कटौती कर दी तथा लाहौर में अंग्रेज रेजिडेंट की नियुक्ति कर दी। लाहौर की संधि 1846। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति मार्च 1846 ईस्वी की लाहौर की संधि से हुई। संधि के प्रावधानों के तहत पंजाब के राजा दलीप सिंह ने सतलज के दक्षिण के प्रदेश, सतलज तथा व्यास नदियों के दोआब के सभी प्रदेश एवं दुर्ग अंग्रेजों को प्रदान कर दिए। सिख सेना की संख्या सीमित कर दी गई। अंग्रेजी सेना को पंजाब में निर्बाध रूप से विचरण करने का अधिकार मिला और यह भी निर्धारित हुआ कि पंजाब में अंग्रेजों के अतिरिक्त किसी अन्य विदेशी यूरोपीय को नौकरी नहीं दी जाएगी। दलीप सिंह को पंजाब का महाराजा स्वीकार किया गया। जिंदन उसकी संरक्षिका बनी तथा लाल सिंह को उसका प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। अब पंजाब की जगह लाहौर में सरकार की स्थापना हुई और ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने उसके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करने का आश्वासन दिया। भेरोवाल की संधि। सिख कश्मीर के मामले में लाहौर संधि से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उसने विद्रोह कर दिया। दिसंबर 1846 में भेरोवाल की संधि की गई। इस संधि के प्रावधान के अनुसार रानी जिंदन को प्रतिशासन व्यवस्थापक के पद से हटा दिया गया और पंजाब के एक प्रतिशासन परिषद गठित की गई। परिषद में अंग्रेज रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस की अध्यक्षता में 8 सिख सरदारों को शामिल किया गया और इस प्रकार अंग्रेजों ने संपूर्ण पंजाब पर अपना अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित कर लिया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 48 से 49। लाहौर की संधि और भेरोवाल की संधि सिखों के लिए पूर्ण रूप से अपमानजनक थी और इसे स्वीकार कर पाना उनके लिए असंभव था। संधि के बाद बहुत से सिख सैनिकों को सेवा मुक्त कर दिया गया था, जिससे वे बहुत ही अधिक रुष्ट थे। इन सैनिकों तथा राज परिवार के विक्षुब्धों ने अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र शुरू कर दिया। षड्यंत्र के क्रम में अप्रैल 1848 ईस्वी में 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी गई और आगे अनेक ऐसी घटनाएं घटित हुई। अतः 21 फरवरी 1849 को अंग्रेजों ने गुजरात युद्ध में सिखों को बुरी तरह पराजित किया तथा गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब राज्य को ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत अधिग्रहित कर लिया। सिखों को कृपाण के अतिरिक्त किसी प्रकार के शस्त्रास्त्र रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया तथा महाराजा दलीप सिंह को पेंशन याफ्ता बनाकर इंग्लैंड भेज दिया गया। इस प्रकार एक और राज्य कंपनी शासन की साम्राज्यवादी नीति का शिकार हुआ। आंग्ल सिख युद्धों का महत्व है। 1845 से 46, 48 से 49 में आंग्ल सिख युद्धों से भारत में अंग्रेजों को अद्वितीय सैन्य अनुभव प्राप्त हुआ, जो अपने विरोधियों के सैन्य कौशल पर ध्यान देने की अपेक्षा क्षेत्र या जलवायु जैसे कारकों पर ध्यान देने के अभ्यस्त हो चुके थे। लाहौर के सिख साम्राज्य की सेना नियमित टुकड़ियों और यूरोपियन तर्ज पर शस्त्रों से सुसज्जित सैनिकों ने ब्रिटिश सेना के सम्मुख दृढ़ निश्चयी एवं साधन संपन्न शत्रु को प्रस्तुत कर दिया था। आंग्ल सिख युद्धों ने दोनों पक्षों के
युद्ध कौशल को आपसी पारस्परिक सम्मान प्रदान किया। सिखों ने 1857 के भारतीय विद्रोह में ब्रिटिश शासन के लिए निष्ठापूर्वक युद्ध किया और विभिन्न अन्य अभियानों तथा 1947 में भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति तक कई युद्धों में अंग्रेजों का साथ दिया। ब्रिटिश प्रभुता का प्रशासनिक नीति द्वारा विस्तार। ब्रिटिश परमोच्चता की साम्राज्यवादी विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया कंपनी द्वारा 1757 से 1857 के दौरान दो तरफा पद्धति, विजय एवं युद्ध द्वारा समामेलन नीति और कूटनीति के प्रशासनिक तंत्र द्वारा समामेलन की नीति के माध्यम से किया। हम यह पहले ही विवेचित कर चुके हैं कि कंपनी ने किस प्रकार बंगाल, मैसूर, मराठा, सिख जैसी बड़ी भारतीय शक्तियों को एक एक कर परास्त एवं अधीन किया, मुख्य रूप से उनके विरुद्ध युद्ध करके, लेकिन अन्य कई शक्तियों को अधीन करने के लिए ब्रिटिश शासकों ने कूटनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियों को आजमाया। इस संदर्भ में हम वॉरेन हेस्टिंग्स की रिंग फेंस पॉलिसी, वेलेस्ली की सहायक संधि और डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत को उद्धृत कर सकते हैं और देख सकते हैं कि भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का विस्तार किस प्रकार हुआ। घेरे की नीति, रिंग फेंस नीति। वॉरेन हेस्टिंग्स ने गवर्नर जनरल के रूप में उस नाजुक समय पर पद संभाला जब ब्रिटिश मराठा, मैसूर, हैदराबाद जैसे शक्तिशाली संयोग का सामना कर रहे थे। उसने रिंग फेंस की नीति का अनुसरण किया, जिसके अनुसार बफर जोन बनाकर कंपनी की सीमाओं की रक्षा करना था। वॉरेन हेस्टिंग्स की यह नीति मराठा, मैसूर के साथ उसके युद्ध से प्रतिबंधित थी। इस प्रकार रिंग फेंस के भीतर शामिल किए गए राज्यों को उनके स्वयं के खर्चों पर बाहरी आक्रमण के विरुद्ध सैन्य मदद देने के लिए भरोसा किया गया। वस्तुतः वेलेस्ली की सहायक संधि की नीति रिंग फेंस व्यवस्था का विस्तार थी। सहायक संधि यह एक प्रकार की मैत्री संधि थी जिसका प्रयोग 1798 से 1805 तक भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत के देशी राज्यों के संबंध में किया। इस संधि के प्रयोग से भारत में अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित हो गई और नेपोलियन का भय भी टल गया। इस प्रणाली ने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का प्रसार में विशिष्ट भूमिका का निर्वहन किया तथा इसके द्वारा अंग्रेजों को भारत में एक विस्तृत क्षेत्र की प्राप्ति हुई। यद्यपि वेलेस्ली इस संस्था का आविष्कारक नहीं था, इस प्रणाली का अस्तित्व पहले से ही तथा धीरे धीरे विकसित हुआ। संभवतः डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने इस संधि का पहली बार भारत में यूज किया था और कालांतर में वेलेस्ली ने इसे व्यापक रूप से अपनाया। इस संधि की विशेषताएं निम्नानुसार थी। भारतीय राजाओं के विदेशी संबंध कंपनी के अधीन होंगे, वे कोई युद्ध नहीं करेंगे और अन्य राजाओं से विचार विमर्श कंपनी करेगी। बड़े राज्य अपने यहाँ अंग्रेजी सेना रखेंगे जिनकी कमान अंग्रेज अधिकारियों के हाथों में होगी। यद्यपि ऐसे राज्य उस सेना का खर्च उठाएंगे। राज्य को अपनी राजधानी में एक अंग्रेज रेजिडेंट रखना होगा। राज्य कंपनी की अनुमति के बिना किसी यूरोपीय को अपनी सेवा नहीं रखेंगे। कंपनी राज्य की शत्रुओं से रक्षा करेगी। कंपनी राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। सबसे पहले यह संधि 1798 में हैदराबाद के निजाम से की गई, फिर मैसूर 1799, तंजौर 1799, अवध 1801, पेशवा 1801, बराड़ के भोंसले 1803, सिंधिया 1804, जोधपुर, जयपुर, मच्छेड़ी, बूंदी तथा भरतपुर के साथ की गई। इस संधि द्वारा अंग्रेजों को अत्यधिक लाभ मिला, किंतु भारतीय रियासतों को अत्यधिक हानि उठानी पड़ी। उनकी स्वतंत्रता समाप्त हो गई तथा वे अंग्रेजों की दया पर आश्रित हो गए। उन्हें आर्थिक बोझ भी वहन करना पड़ा। जिन राज्यों ने सहायक संधि स्वीकार की उन पर इस व्यवस्था के दूरगामी परिणाम हुए। व्यापकता का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इस नीति का प्रयोग 1848 से 56 तक भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किया। इसे व्यापकता का सिद्धांत या शांतिपूर्ण विलय की नीति के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण रियासतें अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर ली गई। डलहौजी का मानना था कि झूठे रजवाड़े, कृत्रिम मध्यस्थ शक्तियों द्वारा प्रशासन की पुरानी पद्धति से प्रजा की परेशानियां बढ़ती हैं, इसलिए उसने ऐसे सभी राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। वास्तव में डलहौजी की स्पष्ट एवं सीधी स्कॉटिश मनोभावना यह चाहती थी कि मुगल सत्ता के मुखौटे को सदैव के लिए समाप्त कर दिया जाए और जो भारतीय राजे मुगलों के उत्तराधिकारी होने का दम भरते हैं उन्हें सदैव के लिए अंत कर दिया जाए। डलहौजी के अनुसार भारत में 3 प्रकार की रियासतें थीं। वे रियासतें जो कभी सर्वोच्चता सत्ता के अधीन नहीं थी तथा कर अदा नहीं करती थी, और दूसरी वे रियासतें जो मुगलों या मराठों के अधीन थी तब अंग्रेजों के अधीन आ गई थी। तीसरी वे रियासतें जो अंग्रेजों द्वारा जीवित या पुनर्स्थापित की गई थी। इस प्रकार डलहौजी ने ऐसी सभी रियासतों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने का प्रयास किया जो उसके अधीन नहीं
थी। उसने इस नीति द्वारा जिन राज्यों एवं रियासतों को कंपनी साम्राज्य में मिला लिया वे इस प्रकार थी: सतारा 1848, जैतपुर और संबलपुर 1849, बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854। डलहौजी ने अनेक मनमाने सिद्धांतों के आधार पर इस नीति के द्वारा अनेक रियासतों को कंपनी साम्राज्य के अधीन हड़प लिया। इस नीति से कई भारतीय रियासतों को स्वतंत्रता छीन गई तथा कई रियासतों का अस्तित्व सदैव के लिए समाप्त हो गया। इस नीति के कारण बची हुई रियासतों के शासक अत्यंत घबरा गए तथा वे मानने लगे कि उनका साम्राज्य छीनना कुछ समय का प्रश्न है। डलहौजी की इस नीति से भारतीय रियासतों में तीव्र असंतोष उत्पन्न हुआ तथा यह 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख कारण बना। इस प्रकार डलहौजी ने अपने गवर्नर जनरल के रूप में 8 वर्षों के कार्यकाल 1848 से 56 के दौरान भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के 8 राज्यों का समामेलन किया। अवध का समामेलन सहायक संधि के तहत लाए गए राज्यों में अवध सबसे पुराना राज्य था। अवध की स्वतंत्र राज्य के रूप में घोषणा शहादत बुरहान मुल्क ने 1724 में की थी, जो अवध के मुगल का सूबेदार था। इससे पहले वह बयाना का फौजदार और जागीरे का सूबेदार रह चुका था। शहादत खान के बाद अवध के नवाब मुगल सम्राट के वजीर भी होते थे, इसलिए वे नवाब वजीर भी कहलाते थे। शहादत खान ने 1724 में 1739 तक शासन किया। उसके बाद उसका भतीजा दामाद सफरजंग अवध का नवाब बना। उसने 1754 तक शासन किया। सफरजंग के बाद शुजाउद्दौला अवध का नवाब वजीर हुआ। 1764 ईस्वी के बक्सर युद्ध में वह भी बंगाल के नवाब एवं मुगल सम्राट शाह आलम के साथ अंग्रेजों से पराजित हुआ। अवध का अगला उल्लेखनीय नवाब शहादत खान हुआ, जिसके समय में अवध ने अंग्रेजों से सहायक संधि कर ली। जब तक अंग्रेजों का मराठों पर नियंत्रण स्थापित नहीं हो गया, तब तक अंग्रेजों ने अवध को मध्यवर्ती राज्य बनाए रखा। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह हुआ। 1856 ईस्वी में कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया।